अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से ज़रखेज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर रियाज़ खोसा। हम आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम में, और हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने काम काज कर रहे होंगे और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे। जी जनाब, आज का मौजू है फ़िश फार्मिंग, यानी तिजारती बुनियादों पे हमारे किसान, हमारे काश्तकार अपनी जो काश्तकारी है उसके साथ साथ फ़िश फार्म बनाना चाहते हैं। तो ये कितना फ़ायदेमंद है, कितना मुनाफा बख्श है, और कितने रकबे पे कम अज़ कम होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं, और इस हवाले से जितने भी सवालात हैं आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिहाना कौसर साहिबा, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, प्रोग्राम लीडर हैं, कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ इस्लामाबाद में एक शोबा है, शोबा माही परवरी यानी फ़िश फार्मिंग, उसके साथ आप मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहबा खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ज़ाहिर फील्ड में भी जाती होंगी, वैसे बुनियादी तौर पे आपका रिसर्च का, तहकीक का काम है कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ इस्लामाबाद में, लेकिन ज़ाहिर है आपका फील्ड में भी जाना होता होगा और आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में जिस तरह का हमारी यहाँ पे सॉइल है, जिस तरह के माहौल है, पानी है, तो इसमें माही परवरी का कितना स्कोप है, कितने पैमाने पे हो रही है? पाकिस्तान में माही परवरी तो बहुत अरसे से हो रही है। पिछले 20-30 सालों से मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लोग इसको छोटे पैमाने पे करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन पिछली एक दिहाई से जो है वो फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। जहाँ पे पहले अगर एक फार्मर ने 4 एकड़ का तालाब बनाया था, तो अब वहाँ पे उसके पास शायद 40 एकड़ का या 100 एकड़ का, 200 एकड़ का, इवन थाउजेंड्स में जो है 3-3 हज़ार एकड़ के ऊपर फार्मर कर रहे हैं, जो बड़े हमारे फार्मर हैं। सही। और उसकी रीज़न यही थी कि जो पिछले 20-30 सालों से हो रही थी, उसने फ़िश फार्मिंग के लिए, मैं उसको कहूँगी कि वो एक फील्ड स्टडी के तौर पे उसको हम ले सकते हैं, कि लोगों ने ये देखा कि जिन इलाकों में फार्मिंग हो रही है, प्रॉफिट जब बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, तो एक दूसरे को देखा देखी भी फ़िश फार्मिंग लोगों ने स्टार्ट की। फ़िश फार्मिंग का थोड़ा सा एक ये है कि हम बहुत सारी जो ज़मीन हमारी ज़रई फार्मिंग के लिए, हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलों के लिए, अजनास के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती, उसमें कोई प्रॉब्लम है, हाई सैलिनिटी है, सेम ज़दा है, कोई और इशू है, तो हम उसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ फ़िश फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में पिछली एक तिहाई में तो फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी 100% बढ़ी है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। जो लोग कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक साल की हो, उनको नफ़ा ना मिला और उन्होंने अगले साल की। हमारे बहुत सारे क्लस्टर्स, एरियाज़ डेवलप हुए हैं, जहाँ पे कि वो अब एरियाज़ मशहूर हैं कि वहाँ पे फ़िश फार्मिंग बहुत अच्छी और बहुत मुनाफा बख्श हो रही है। गुजरांवाला, अलीपुर, मैं पंजाब की अगर बात करूं, अलीपुर चट्ठा, फिर अब एक नया सरगोधा लीला साइड पे, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे कि फ़िश फार्मिंग में ये पाइनियर हैं, और जहाँ पे अगर वो पहले हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में फ़िश फार्मिंग हो रही थी, तो अब थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में हो रही है। सही। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे सिस्टम है, वो सारे कुछ जगहों पे हम कहेंगे कि इंटेंसिव फार्मिंग के होली सोली हम उसको खुराक भी देते हैं, बाकी भी इनपुट्स देते हैं, और कुछ जगहों पे फार्मर्स की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर कि वो कितना इनपुट्स दे सकते हैं। तो मुख्तलिफ फार्मिंग सिस्टम है जो कि लोगों के लिए इस चीज़ को अप्रोचेबल भी बना रहे हैं, अफोर्डेबल बना रहे हैं, और हर गुजरते साल के साथ हमारे फार्मर्स में इजाफा हो रहा है। इनलैंड फार्मिंग में हमारा बहुत लोग इसकी तरफ आए हैं, और बहुत फार्मिंग सिस्टम्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं। बहुत स्कोप है जी, और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि चाहे छोटे पैमाने पे शुरू करें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करें, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज़मीन अवेलेबल है, उस जगह पे पानी मौजूद है, पानी मुयस्सर है, आप फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करें। तो फ़िश फार्मिंग ज़ाहिर है बड़ी इस वजह से भी है कि मछली की तलब में इजाफ़ा हुआ है, हमारी आबादी में जैसे जैसे इजाफ़ा हो रहा है, चीज़ों की तलब में भी इजाफ़ा हो रहा है, मछली की तलब में भी इजाफ़ा हुआ, और साथ ज़ाहिर है कुछ आगाही और मालूमात भी लोगों को मिली और पता चला कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ऐसी ज़मीन की जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ नहीं है, जो सेम ज़दा है, जहाँ पे और शायद कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ फार्मिंग हो सकती है, यानी ये तय है कि वहाँ फार्मिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए जी। बहुत सारी हमारी ऐसी ज़मीन होती है कि एक हम ये जो नमकीन सैलिनिटी, हम हाईली सलाइन लैंड कहते हैं,
ये सेम ज़दा, सेम थोर जहाँ पे बहुत है, तो वहाँ पे अगर पानी अवेलेबल है तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि उस हाई सेलाइन लेवल, सेलिनिटी लेवल या नमक की उस हाई मिकदार को टॉलरेट कर लेती हैं। जैसे कि तिलापिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। सखर में सिंध साइड पे, वहाँ पे बहुत हमारा एक 1000 ऑफ एकड़ ऐसा है जो कि पहले वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही थी और हाई सैलिनिटी की वजह से क्रॉप्स के लिए वो नहीं टॉलरेबल थी, प्रोडक्शन नहीं होती थी। अब वहाँ पे हमारा वो एक बहुत बड़ा फार्मिंग एरिया है जहाँ पे कि मुख्तलिफ फ़िश स्पीशीज़ को किया जा रहा है। पंजाब में बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं जो कि सेम ज़द हैं, वहाँ पे फ़िश बड़े आराम से हो रही है। बट येस, आपको फिर चूज़ करना पड़ता है कि उस जितनी वहाँ पे सैलिनिटी है उसके लिहाज से हम कौन सी स्पीशी को सिलेक्ट करें। अभी हमारे सुनने वाले कोई भी अभी फैसला करता है जी उसने फ़िश फार्म बनाना है, कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले जी आपने 2 चीज़ें देखनी है। एक देखनी है ज़मीन कहाँ पे है, कैसी है। दूसरा पानी। अच्छा, ज़मीन के लिए ये कि आपकी ज़मीन ना तो पथरीली हो ना रेतली हो, ऐसी ज़मीन हो जिसमें कि पानी ठहर जाए और पानी उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी ना हो जाए कि सारे का सारा आप कह लें कि पानी रुके ही ना, पानी उसमें ठहरता हो। उसके लिए जी एक तो नॉर्मल आपका कह लें कि देख के हर बंदे को पता होता है कि पथरीला इलाका है, रेतला इलाका है, पोरस है, नहीं है। लोमी सॉइल होनी चाहिए जिसमें कि पानी रुक जाए, ठहरना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको एक्सेस है, अब जितने प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल फिशरीज़ डिपार्टमेंट हैं, हर इलाके में, हर शहर में जहाँ पे फिशरीज़ का दफ्तर मौजूद है फिशरीज़ डिपार्टमेंट का, उसके साथ यकीनन कोई ना कोई ऐसी लेबॉर्ट्री, ऐसी सहूलत इदारे ने मुहैया की हुई है कि आप अपनी जहाँ जिस जगह पे आपने पॉन्ड बनाना है, आप 2-3 मसलन 1 एकड़ है तो आप 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लें और वहाँ से आप आधा किलो मट्टी निकाल लें खोद के ना, 1 फुट गहराई से 1 फुट गहरा नीचे खोदें और वहाँ से आप कुछ थोड़ी सी आधा किलो तक का सॉइल ले लें 3 मुख्तलिफ जगहों से। उन तीनों सॉइल्स को आप मिक्स करें और उसके बाद आप उसको अपना जो भी आपका फिशरीज़ का रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, अगर जो हमारे किसान हजरात इस्लामाबाद रावलपिंडी के नज़दीक हैं, फोटोआ रीजन में हैं, वो हमारे पास NARC में भी ला सकते हैं। तो उसकी सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है हमारे पास। तो बहुत अच्छी, इवन हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो कि फ़िश के लिए कल को मुफीद होंगे, हम वो भी टेस्ट करके दे सकते हैं। कुछ टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ के बहुत थोड़े से मुनासिब दाम है। दूसरी चीज़ जो है वो आप पानी, क्योंकि पानी, ज़मीन और पानी ये 2 बेसिक चीज़ें हैं कि पानी का होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उस पानी का वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो फुलफ़िल करने चाहिए जो कि मछली के लिए मुनासिब हैं। जैसे सैलिनिटी मैंने आपको सबसे ज़्यादा बताया, अगर बहुत ज़्यादा कड़वा पानी होगा, खारा पानी होगा तो मछली उसमें सर्वाइव नहीं करेगी। और अगर सर्वाइव कर भी गई, लेट से कोई हार्डी फिश है, सख्त जान मछली है, तो उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। सो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि अगर आप एक कंफर्टेबल, इजी आप कह लें और नॉर्मल किस्म की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपकी पानी ठीक होना चाहिए, आपकी ज़मीन ठीक होनी चाहिए। इसी तरह से पानी की तज्ज़िया मुआयना पहले करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। करवा लें, बिल्कुल करवा लें। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि अमूमन पानी का तो पता होता है, चखने से पता चल जाता है कि इसमें पीने वाला पानी बहुत सारी जगहों पे बोर्स करवाते हैं लोग, ट्यूबवेल करवाते हैं, तो ठीक होता है। लेकिन मुनासिब यही है, अगर आप एक्सेस है, आपके आसे पासे किसी शहर में कोई है ऐसी लेबॉर्ट्री, आप ज़रूर करवाएं। NARC में एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ प्रोग्राम जो है, हम ये सर्विसेज फार्मर को दे रहे हैं। वाटर सैंपल्स हमारे पास लेके आएँ, हम उनको वाटर का सारा एनालिसिस करके बताएंगे और अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो उसके लिहाज से हम ये भी गाइड करते हैं कि आप उसमें फ़लानी स्पीशीज़ ना डालें, कोई दूसरी स्पीशीज़ उनको बताते हैं जिसकी के ज़्यादा ग्रोथ उस पानी में, उस ज़मीन पे हो सकती है। ये जो पानी का सैंपल डॉक्टर साहब आप कह रही हैं, ये जो पानी का सैंपल है ज़ेरे ज़मीन पानी हो या कोई सा भी, कोई नहरी पानी जैसे आता है? कोई सा भी, जो भी नहरी पानी अगर आपने तालाबों में डालना है, आप नहरी पानी का सैंपल ले लें। नहरी पानी बिल्कुल लग सकता है। अच्छा। बिल्कुल लग सकता है, नहरी पानी लग सकता है। इवन जी अगर आपके रेन शेड वाटर कहीं पे इकट्ठा है, बारिश के पानी जैसे गाँव के आसे पास जोहड़ बने हुए होते हैं, आप उनमें फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। शायद उसकी आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी प्रॉफिटेबिलिटी तो ना हो, लेकिन आप अपने घर के लिए मछली, जैसे कि आपने कहा कि खाने की भी कंजम्पशन बढ़ी है, एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है और मुर्गी खा के वैसे भी मुझे लगता है वो हमारी कौम को बोर हो जाना चाहिए, तो अब फ़िश की तरफ आना चाहिए। हेल्दी प्रोटीन है ये,
और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, एंटी कैंसरस है, आपको बीमारियों से इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है, आपकी और 100 तरह के इश्यूज़ करती है, स्किन बहुत अच्छी रखती है, ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छा मुनासिब मिकदार में मौजूद है। सो एक हेल्दी खुराक बिल्कुल, यानी सेहतमंद ग़िज़ा है, सेहतमंद। खुराक है। तो और आप उस जोहड़ों में डाल दें मछली, पानी के जो जोहड़ आपके गांव में आसे पासे घरों के, आप उनमें मछली छोड़ दें, वो आपको सीजन के लिए और नहीं तो कम से कम आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए मछली हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी ज़मीन का और पानी का तज्ज़िया करवा लें, सबसे बड़ा और अच्छा तरीका यही है, साइंसी अंदाज़ यही है। अच्छा, उसके बाद वो बता देते हैं कि जी अच्छा यहाँ पे ये भी बताएंगे कि यहाँ पे फ़लाँ नस्ल या सारी नस्लें, मतलब कौन सी मछली की कौन सी कि नस्ल हो किसकी सकती ग्रोथ है, ज़्यादा होगी बेहतर, और किसकी अगर हो तो जाएगी बट आपको इतना ज़्यादा कितना नफा नहीं गहरा मिलता। होना चाहिए। जो फ़िश फार्म है, फ़र्ज़ करें 1 एकड़ की हम बात कर लेते हैं, 8 कनाल पे किसी ने बनाया है और 1 एकड़ जी मुनासिब साइज़ है। अगर ज़मीन आपके पास अवेलेबल है तो कम से कम साइज़ आपका 1 एकड़ होना चाहिए, लेकिन अगर 1 एकड़ नहीं है तो कतन ये नहीं कि आप करें ही नहीं। सही है। आज अभी मेरे पास एक फार्मर की कॉल आई थी, उनके 10 मरला तकरीबन जगह थी, तो उसके लिए भी मैंने उनको किचन पॉन्ड का कॉन्सेप्ट बता के और उनको गाइड किया था। सो स्टार्ट करें। सही। आपको जब एक दफ़ा आ जाएगी कि मछली कैसे पाली जाती है, कैसे ग्रोथ, क्या खिलाना, कैसे सारा मैनेजमेंट, तो आप अब तो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे आपको, लीज पे आपको ज़मीनें मिल रही हैं, आपको मतलब गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है आपको। तो इस वजह से जो है वो मिनिमम एकड़ 1 होना चाहिए। और आपने पूछी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड जो है वो 5 to 7 फीट आप कह लें कि जिसमें पानी ठहर सकता हो, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि एक साइड उसकी थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए। लेट से 6 फुट तक अगर एक है तो दूसरी 5 फुट रखें आप, थोड़ा यानी ढलवान शेप में। ढलवान में। उसकी रीज़न ये है, और जो ऊंची आपकी साइड होगी उस साइड पे आप एक इनलेट बनाएंगे जिससे कि पानी आता है, पानी एंटर होता है। और हमेशा ये याद रखें, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं ज़रूर अपने किसान भाइयों को बताती हूँ जो भी मेरे साथ कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लें, उस इनलेट के ऊपर एक जी जाली ज़रूर लगाएं, बनी हुई मिलती है। उसकी एक रीज़न है कि जब आपका पानी लेट से नहर से आ रहा है, इवन ट्यूबवेल से आ रहा है, इवन किसी जैसे हमारे यहाँ पे रावल डैम से पानी आता है, तो बाज़ औक़ात उस पानी के साथ कोई ऐसी मछलियों के, जो कि जंगली मछलियाँ, वाइल्ड फ़िश है, उसके अंडे आ जाते हैं और वो आपके पॉन्ड के अंदर आके जो आपने वहाँ पे फ़िश डाली हुई होती है उसके साथ उनका एक तो कंपटीशन में आ जाते हैं, दूसरा बाज़-औक़ात वो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, खा जाएंगे आपकी मछली उनको खा जाएंगे, उनके हिस्से की खुराक खा जाएंगे, खा जाएंगे, उनको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है तो वो आके आपके पूरे पॉन्ड में वो बीमारी फैल जाएगी। सो हमेशा इनलेट के ऊपर नेट ज़रूर लगाएं। सो एक जहाँ पे ऊंचाई है उधर आपका इनलेट होगा और दूसरी तरफ आपका आउटलेट होगा। आउटलेट का ये लाजमी रखना चाहिए हमेशा। उसका फ़ायदा ये है कि जब आपने तालाब किसी भी वजह से खाली करना है, आपने मछली निकालनी है तो आपको तालाब खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नेट से सारी मछली निकल आए। आपकी पॉन्ड में कोई खुदा न खासा इशू आ गया, बीमारी आ गई, आपको मछली को निकाल के कोई ट्रीटमेंट देना है, सो आपको सारा पॉन्ड खाली करना पड़ेगा। 2 रीज़न के लिए, एक मछली निकालने के लिए भी, दूसरा पॉन्ड को भी डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसमें चूना डालना पड़ता है ताकि पॉन्ड के जो मट्टी और पानी से भी जरासीम ख़त्म हो जाए। तो इनलेट आउटलेट मस्ट है। और एक तरफ की 6 फुट गहराई रख दें, दूसरी तरफ की 5 फुट रख दें, और 5 से 6 फुट आपने मतलब तकरीबन 5 फुट लेवल का पानी आपके तालाब में मुस्तकिल रहना चाहिए। तो ये पानी बदलते रहना चाहिए या बस अगर कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो खड़ा रहे? नहीं जी, पानी कभी भी नहीं बदलना चाहिए अनलेस खुदा न खासा आपके तालाब में कोई बीमारी या कोई और मसला नहीं पैदा हुआ। उसकी वजह यह है कि पानी जब हम डालते हैं तो उसमें हम फर्टिलाइज़र खादें भी डालते हैं। उसके अंदर आपका जो अंदर का माहौल होता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूओप्लैंक्टन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मछली की द अदर वे खुराक के तौर पे भी वो इस्तेमाल करती है। तो मछली की हेल्थ के लिए हमें उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना होता है। वो जो फ्रेश वाटर है उसमें से मछली को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल सही। तो आपको पानी नहीं चेंज करना पड़ता। हाँ, पानी जैसे गर्मियों में खुश्क हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, तो आप इनलेट से पानी खोल दें ताकि पानी का लेवल 5-6 फुट रहे आपका। कौन सा सीज़न, मौसम है जो मतलब उस महीने से फ़िश फार्मिंग का आगाज़ करना चाहिए, और ये हेचरी या जो मछली की स्पीशीज़ हैं ये कहाँ से मिलती हैं, सस्ती होती हैं, महंगी होती हैं? मछली के लिए टाइम जो है ना कि हमने कब शुरू करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
उसकी रीज़न ये है कि बड़ा एक जो ग्रोथ है ना, उसके लिए एक महदूद टाइम हमें मिलता है। फ़िश की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, वो मुंसलिक है टेम्परेचर को, रिलेटेड है टेम्परेचर से। ना सिर्फ ग्रोथ बल्कि इसकी ब्रीडिंग भी। सही। अब मछली ने जितना बड़ा होना है वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर मंथ्स हमारे जो हैं उनमें होना है। फ़िश की ब्रीडिंग जो है वो भी गर्मियों के सीज़न में होती है। सर्दियों में फ़िश सिर्फ खाती है, ना बढ़ती है ना ब्रीड करती है। सही। ठीक है, वो एक तरह से आप कह लें हाइबरनेशन में होती है, उसका साइज़ नहीं बढ़ता। सो आप कोशिश ये करें कि जब आपके इलाकों में थोड़ा सा टेम्परेचर, आप कह लें कि वाटर टेम्परेचर 22, 23, 25 तक पहुंच जाए, आप उसमें मछली का बच्चा स्टॉक कर दें। सही। अब उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ तो साल में किलो का साइज़ हो जाएगा, साल 1.5 साल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्च इसमें डाला है आपने, तो आप अगले साल जून जुलाई में जाके आप अपनी पहली फसल निकाल सकेंगे। अगर आपने कार्प्स डाली हैं, इंडियन मेजर कार्प, जो कि हमारा एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल कह लें फार्मिंग सिस्टम है, रोहू, थैला, मोरी, या फिर चाइनीज़ कार्प, उसमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये सारी चीज़ें डलती हैं, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर, कि हमारी लोग जो है इनको खाना, रोहू, आप देखा, आप भी जाएंगे मार्केट मंडी तो आप ढूंढेंगे कि रोहू दे दो, थैला दे दो, काला रोहू लोग कहते हैं। तो अगर तो आपने ये डालनी है, और ये एक अच्छा फार्मिंग सिस्टम है, इसमें भी मछली दाम भी अच्छे मिलते हैं, आसान भी है। तो आप मार्च में डालें लेट्स से, क्योंकि मार्च में अमूमन थोड़ा सा टेम्परेचर बेहतर होने लग जाता है। इस्लामाबाद में कुछ टाइम थोड़ा सा मार्च में भी ज़रा सर्दी रहती है, लेकिन आप टेम्परेचर नोट कर लें, 20-25 तक आपके पानी का टेम्परेचर पहुंच चुका है, आप उसमें बच्चा डाल दें, स्टॉकिंग कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने, जैसे अगर ये फ़िश है तो ये तो सर्दियों में भी रहेगी, लेकिन अगर आजकल जैसे पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फार्मर आते हैं, कर रहे हैं, प्रॉफिट भी है उसमें ज़्यादा, तो तिलापिया फार्मिंग है। तिलापिया अगर किसी ने डालनी है, एक तो ये कि जैसे रोहू, थैला, मोरी, कार्प्स हैं वो 1000 या 1200 पर एकड़ डालेंगे। तिलापिया जो है वो 3000 से 6000 पर एकड़ तक हम बच्चा डाल रहे हैं। और उसकी मेरा ख्याल है आजकल मार्केट में भी कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तिलापिया को। उसकी रीज़न है जी, तिलापिया में कांटा नहीं होता, एक स्केलेटन होता है, सो सेंटर से आप उसको काटें और उस स्केलेटन पूरा का एज इट इज़ हो जाता है, तो बच्चे पसंद करते हैं, टेस्ट भी थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन तिलापिया की फार्मिंग थोड़ी सी कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड यह है कि आपने अगर तिलापिया डालनी है तो फिर तो इन एनी केस आपने मार्च में बच्चा डालना ही डालना है। और आपने 18 डिग्री तक जब आपका पानी का टेम्परेचर पहुंचता है, उसके बाद आप तिलापिया को नहीं रख सकते। 18 से पानी नीचे जाएगा, 15 तक जाएगा, आपकी सारी तिलापिया की मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। ये बहुत ही मज़े की मछली है इन अ सेंस कि ये सिलिनिटी को टॉलरेट करती है, बीमारियों को रेजिस्ट करती है, टेस्ट बहुत अच्छा है, कांटे नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें वाहिद एक जो प्रॉब्लम है, ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करती। 18 से 15 तक टेम्परेचर जाता है, इसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर तक जितना हो उसके लिए ऊपर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो ज्यादा गर्म इलाकों के लिए तो फिर ये ज्यादा सूटेबल है। ये सूटेबल है, गर्म इलाकों के लिए तो सब सूटेबल है। वहाँ पे अगर आप जैसे हमारे सखर या जैसे हमारे मुजफ्फरगढ़, मुल्तान साइड पे करें, तो वहाँ पे आपको रोहू, थैला, मोरी की भी 1.5 साल में 2-2.5 किलो 3 किलो तक साइज़ आराम से पहुँच जाता है। तिलापिया 1.25 किलो 1.5 किलो। तिलापिया का मैक्सिमम 1000 ग्राम से 1200 ग्राम तक इसका वेट होता है, इससे ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ता नहीं है। और मार्केटेबल साइज़ भी इसका अगर आधे किलो 1.25 किलो की मछली है तो वो मंडी में बड़े आराम से आ जाती है, लोग उसको बड़े शौक से लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मछली कब डालनी है, स्पीशी के ऊपर भी। लेकिन जो ओवरऑल इन जनरल मैं कहूँगी वो मार्च से आप मछली डालना शुरू कर दें। अगर तिलापिया है तो आप उसको अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर नोट करके निकाल लें, और अगर दूसरी मछली है तो उसको आप इवन किलो साइज़ आप चाहते हैं, 1.5 किलो चाहते हैं, आप उसको 1.5 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इसका वैसे मजमूई तौर पे मैं सारियों की बात कर रहा हूँ, तिलापिया समेत रहू और बाकी भी, साल एक लेती हैं, 1.25 साल लेती हैं, 1.5 साल लेती हैं, यानी जब आप उसको निकाल के मार्केटेबल होती हैं? देखिए जी, तिलापिया का जो एक कॉन्सेप्ट अब है ऑल मेल तिलापिया, ये थोड़ा सा मैं अगर आप ये जिक्र शुरू हुए, हम NARC में हमने इसकी पहली पब्लिक सेक्टर हैचरी भी बनाई और हम हर साल फार्मर को ऑल मेल तिलापिया का सीड दे भी रहे हैं मुनासिब दामों पे। पहले 2015-16 से पहले ये सारे का सारा बच्चा थाईलैंड और चाइना से आता था, ऑल मेल तिलापिया का। अच्छा, तिलापिया मछली में एक तो टेम्परेचर मैंने आपको इशू बताया, एक उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये मछली
हर 2 महीने 3 महीने बाद बच्चा दे देती है, ब्रीडिंग कर जाती है। तो इसकी सारी एनर्जी जो है वो ब्रीडिंग में यूज़ हो रही होती है, इसका साइज़ नहीं बढ़ता था। कुछ साल पहले तक अगर आपने देखा होगा तो आपको मार्केट में या हमारे जितने ये इलाके हैं अंदर अंदरूने पंजाब चले जाएं, चिड़ा के नाम से एक मछली। जी, जी, अब चिड़ा जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता था, पकौड़ों की तरह उसको फ्राई करके खा लो, क्योंकि छोटा साइज़ होता था तो हम उसको बोटी नहीं बना सकते थे या हम उसके फिलेस नहीं बना सकते थे। तो ये वो चिड़ा जो है ये बेसिकली तिलापिया है। अब साइंसदानों ने किया क्या है, बिकॉज हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि उसकी जो ब्रीडिंग की सलाहियत जो बार बार ब्रीड करती है, बच्चा देती जाती है, साइज़ बढ़ता नहीं था, तो हमने उसको सारी फीमेल को हम मेल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही इसके बच्चे अंडों से निकलते हैं उसके फर्स्ट 21 डेज़ में हम उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं और उसके ज़रिए होता यह है कि उसकी फ़ीमेल जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। वो फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स 6 to 8 मंथ्स वो ब्रीड नहीं कर सकती। सो हमने उसको उस 6 से 8 माह में 30%, ये हाई वैल्यू फ़िश है तिलापिया। इसके हाई वैल्यू मीन जिसके दाम ज़्यादा होते हैं। रोहू थैला मोरी अगर 200-250 है तो ये 400 तक किलो तक गई है। तो हम इसको 6 से 8 माह इतनी खुराक देते हैं, 30% हम इसको डाइट देते हैं, CP डाइट, कि इसका साइज़ जो है वो 800 ग्राम से 1200 ग्राम तक चला जाता है, जो कि मंडी में बड़े आराम से उसके दाम आपको मिल जाते हैं। तो तिलापिया तो आपने 6 से 8 माह और मैक्सिमम 10 माह, अगर कहीं पे 10 माह की आपको गर्मी की सीज़न मिल जाता है, आपने उसमें आपने उसको मैनेजमेंट ऐसी रखनी है, आपने उसको खुराक साथ में देनी है और आपने सर्दियों से पहले इसको निकाल के मार्केट में मंडी में ले जाना है। सही। आप उससे ज़्यादा उसको रख नहीं सकते, ना रख सकते हैं। सर्दियों में वैसे ही उसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने उसकी फर्टिलिटी को रोका हुआ था ब्रीड करने को, वो भी 6 to 8 मंथ्स के बाद दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आपने 6 to 8 मंथ्स और मैक्सिमम अप टू 10 मंथ्स आपने इसको मंडी में लेके जाना ही जाना है, ऑल मेल तिलापिया को। आप उसको मैनेजमेंट अच्छी रखें, सफाई रखें, टेम्परेचर ठीक रखें, खुराक दें साथ में। 5% बॉडी वेट के रेट पे हम खुराक देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है। सारी मछलियाँ जो भी ये फार्मर सुन लें, चाहे वो रोहू थैला मोरी है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, या ये तिलापिया है, या कोई और कैटफिश हमारी मली खग्गा, ये सारी जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, 5% बॉडी वेट, आपकी तालाब में 50 किलो मछली है, उसका 5% आपने खुराक डालनी है। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अंदर कितने किलो मैंने मछली, बच्चा है तो कितने वजन है टोटल, या बड़ी है तो कितना। तो जहाँ तक है कार्प्स का ताल्लुक है या दूसरी स्पीशीज़ है, रोहू थैला मोरी वगैरह है, तो वो यही है कि जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मार्च में एक स्टैंडर्ड है, अमूमन हमारे जो प्रोविंसेस हैं, सिंध में भी मार्च में टेम्परेचर बेहतर हो जाता है। आप मार्च में डाल के उसको सर्दियाँ कुछ नहीं कहती, वो जाके क्यों, और उसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी आप कह लें कि स्लो है। हाँ, कुछ इलाके हमारे जैसे सिख सक्खर हैदराबाद वगैरह है, या पंजाब के हमारे ये हैं मुजफ्फरगढ़ मुल्तान वगैरह है, गर्मी ज़्यादा होती है तो मछली थोड़ी सी बेहतर ग्रोथ परफॉर्मेंस शो करती है। तो उस मछली को आप, एक स्टैंडर्ड है कि वो साल में 1 किलो की होती है। सही। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन 1 साल में 1 किलो उसका होता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसको 1.5 साल रखें, उसके बाद वो 1.5 किलो 2 किलो तक चली जाती है, आप उसको फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। और दूसरी चीज़, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, किलो 1.5 किलो या ये तिलापिया का जो है 1.25 किलो से किलो 1.25 किलो तक, ये सिर्फ ये नहीं कि ग्रोथ हमें इतनी करनी है, हमारा जो कंज्यूमर है पाकिस्तान में, हमारी प्रेफरेंस भी यही है। हम मंडी में जाएंगे तो अब हमने थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया है तिलापिया के फार्मर्स के लिए भी, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके कंज्यूमर्स के लिए भी, कि आधे किलो से ऊपर की मछलियाँ बड़े आराम से लेके खा सकते हैं। वरना हमारे जब हम जाएंगे लेने के लिए तो हम बड़ा दाना ढूंढते हैं कि जी कांटा छोटा होगा, हालांकि जायके में अगर कांटे का इशू किसी को नहीं है तो छोटा, कंपैरेटिवली छोटा किलो का जो पीस है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, सबसे आइडियल है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सामीन, ज़रख़ेज़ पाकिस्तान का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है।